नमस्कार बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आइए आगे करते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। कोई मैनेजर ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर जाता है और कोई मैनेजर कम लोगों को कंट्रोल कर सकता है। ये उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डेफिनेशन सिंपल सी है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर। तो एक सुपीरियर के कंट्रोल के अंदर कितने सबॉर्डिनेट काम करते हैं उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इमर्जेस ऑटोमेटिकली विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सोशल इंटरैक्शन। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो मैनेजमेंट ने आपको सिलेक्ट किया, आपको पोस्ट दी। अब उस कंपनी के अंदर जब आप जॉब करने लगे, लंच ब्रेक में आप लंच कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो आप उन फ्रेंड्स के साथ आपके कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे। कुछ आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप लंच करोगे, घूमोगे फिरोगे। कुछ भी कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई आप किस प्लेस के हो, भाई हम उस प्लेस के हैं। तो उस प्लेस वाइज भी हो सकता है, आपके कुछ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो जो एक सोशल ग्रुप बन रहा है उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जो डेलिबरेटली मैनेजमेंट ने बनाया वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और वर्कर्स के आपस में इंटरैक्शन से जो उनके पर्सनल ग्रुप्स बने वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट बनाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस ड्यू टू सोशल इंटरैक्शन। अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अथॉरिटी आपकी पोजीशन से, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, हाई पोजीशन पे हो, आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है। इनफॉर्मल में अगर आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ जो होंगी, आप अच्छे हो, लोगों के साथ का बिहेवियर अच्छा है, तो लोग आपकी बात मानेंगे। तो वहाँ पर आपको पोजीशन जो मिलेगी, जो अथॉरिटी मिलेगी, वो आपकी क्वालिटी से मिलेगी। बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल सेट बिहेवियर होता है, आपको कैसे बिहेव करना है। अपने पेरेंट्स के सामने आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ आपका बिहेवियर अलग है। तो वही है, ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना पड़ता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भैया जैसी मर्जी वैसे बिहेव करो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वहाँ कोई पैटर्न नहीं है बिहेवियर का। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलार चेन। स्केलार चेन में क्या होता है, आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग कि पहले आप किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, फिर वो उसके साथ। ये अथॉरिटी वाइज, पोजीशन वाइज कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, जैसी आपकी इच्छा, जिससे मर्जी आपकी, आप उससे बात कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर नहीं है। रिजिड, दैट इज नेचर। नेचर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी रिजिड है और इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप एक फॉर्मल ड्रेस पहनते हो, नेक में आपकी टाई लगी हुई है, क्लोज हो रखी है, पैंट पहनी है, लेदर के शूज़ पहने, आदमी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता है, थोड़ा रिजिड से रहता है, अखड़ा अखड़ा सा रहता है। और वैसे ही आपने जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, जैसे मर्जी फ्रीली घूमिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़े से बंधे से रहोगे, एक रिजिडनेस है। और अपने फ्रेंड्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मर्जी वैसे रहिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचर वाइज रिजिड है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है। और लास्ट पॉइंट है, लीडरशिप की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आर लीडर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर आर चूजन बाय द ग्रुप। जनरली ये टॉपिक इस साल जो 2021 में जो बच्चे पेपर देंगे उनको नहीं करना है। कोविड की वजह से जो ऑर्गेनाइजिंग से जो टॉपिक हटा है वो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हट गया है। तो ये टॉपिक इस साल वाले बच्चों को नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे से करते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजिंग में हम करेंगे वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये है क्या डेलीगेशन? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ए अथॉरिटी बाय ए सुपीरियर with his immediate subordinate is known as delegation of authority। एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट के साथ अगर वो अपनी अथॉरिटी शेयर करता है तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इमीडिएट वर्ड है, हर किसी के साथ अथॉरिटी शेयर नहीं की जाती है, अपने कुछ सिलेक्टिव एम्प्लॉयज़ के साथ अगर एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी शेयर करता है तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अब डेलीगेशन में 3 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट। एक इंडिविजुअल अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने जूनियर पे कमांड कर रहा है। इट मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, आपके पास ऑर्डर देने की पावर है, तो दैट मीन्स आपके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी कब आएगी? जब आपकी कोई हाईएस्ट पोजीशन या अच्छी पोजीशन होगी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। आपके पास अगर अथॉरिटी है तो आपको उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां दी होंगी, आपको वो जिम्मेदारियां पूरी करनी है। आपको जो टास्क दिया है उसे प्रॉपरली परफॉर्म करने की आपकी जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म द असाइन टास्क प्रॉपरली, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और तीसरा एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी में क्या है कि आपने जो भी वर्क परफॉर्म किया है, अच्छा किया है तो भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या अकाउंटेबल हो, खराब किया तो भी आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। तो अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। जो काम आपको दिया गया है वो आपने कैसा किया, उसके प्रति जो जवाबदेही है, आपको उसका जो उत्तरदायित्व या उसके प्रति आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर हुआ तो कैसे हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो वो आंसरेबिलिटी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। बड़ा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप। डेफिनेशन हमने कर रखी है, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम। तो अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास जो अथॉरिटी है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं की तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। सेकेंड जो रिलेशनशिप है, अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द जॉब पोजीशन। अगर आपके पास जॉब पोजीशन है तो उस पोजीशन से आपके पास अथॉरिटी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द अथॉरिटी, अथॉरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी पोजीशन से आती है, अगर पोजीशन है और अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा, आप उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे। थर्ड पॉइंट है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। आप अथॉरिटी को बांट सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएटेड। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना पड़ेगा कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। अब जिसको आपने रिस्पॉन्सिबल बनाया है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो आपको उसके ऊपर जिम्मेदारी लादनी पड़ेगी कि आपकी वजह से हुआ है। तो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएटेड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। और चौथा है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर वाला अपने नीचे वाले इंप्लॉइज को ऑर्डर देता है, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे वाले जो इंप्लॉइज होते हैं वो अपने ऊपर वाले इंप्लॉइज के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका ऑर्गेनाइजिंग का वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो अपना जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है, बाय डेलीगेटिंग हिज लेस इंपॉर्टेंट वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स, द मैनेजर इज एबल टू
कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो मैनेजर क्या करेगा, अपना जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देगा और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उस पर खुद फोकस करेगा। तो उससे क्या होगा, जब वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस करेगा तो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। व्हेन मैनेजर डेलीगेट हिज वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट तो स्किल्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर इम्प्रूव्ड। सबॉर्डिनेट को कुछ नया करने को मिल रहा है, जो उनका काम है वो तो कर ही रहे हैं, उन्हें मैनेजरियल वर्क आ रहा है और उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। व्हेन मैनेजर्स सबॉर्डिनेट हिज वर्क विद हिज सबॉर्डिनेट दे फील मोटिवेटेड। वो मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है मैनेजर अपना वर्क हमसे कराता है, हम कितने टैलेंटेड हैं। तो इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन होता है, दे फील मोटिवेटेड एंड दे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। वो उनकी परफॉर्मेंस भी वो इम्प्रूव करते हैं इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर मैनेजमेंट या मैनेजर अपना वर्क अपने सबॉर्डिनेट को सिखा रहा है तो सबॉर्डिनेट्स को नई स्किल सीखने को मिल रहे हैं, उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। कल अगर मैनेजर का ट्रांसफ़र भी होता है तो हमारे पास रेडी वर्कफोर्स है जो फ्यूचर में उसकी पोजीशंस ले सकती है, या कहीं और नई ब्रांच या नया ऑफिस खुल रहा है तो वहाँ पर इन वर्कर्स को जिन्हें नॉलेज है हम इन्हें वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन में मदद करती है। बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्ची। मैनेजरियल हायरार्ची में कौन मैनेजर है, कौन सबॉर्डिनेट है। तो ये मैनेजरियल हायरार्ची जो है ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैनेजर ही अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स दे रहा है, तो जो ऑर्डर्स दे रहा है वो सुपीरियर है, जो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है वो सबॉर्डिनेट है। तो जब मैनेजर अपना वर्क्स डेलीगेट कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है। जनरली मैनेजर ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर लेवल पर हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ये कंपलसरी एक्ट है। तो मैनेजर जब अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से करा रहा है तो मैनेजर है, वो अपना काम करवा रहा है और सबॉर्डिनेट कर रहा है। ये मैनेजरियल हायरार्ची के लिए ज़रूरी है, ये उसका बेसिस है। इससे ही पता चलता है कौन मैनेजर है कौन सबॉर्डिनेट है। बेटर कोऑर्डिनेशन। 3 एलिमेंट्स जो हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने अथॉरिटी प्रॉपरली डिवाइड की है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, वर्क रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होगी। और जब वर्क रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में आता ही आता है, तो ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हम ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे पहले डेलीगेशन किया था, दोनों में फर्क है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में था डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर विद हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। एक सुपीरियर हर किसी के साथ अथॉरिटी नहीं शेयर कर रहा था, वो किसी कुछ ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अथॉरिटी शेयर कर रहा था। तो जब एक सुपीरियर कुछ लोगों के साथ ही अथॉरिटी शेयर करता है उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। टॉपिक हम कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी, कोई मैनेजर या कोई मैनेजमेंट अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, सभी नीचे तक के एम्प्लॉयज़ के साथ अथॉरिटी शेयर कर रही है तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर किसी 1-2 व्यक्ति के साथ ही अथॉरिटी शेयर की जा रही है वो डेलीगेशन है, अगर सभी के साथ शेयर की जा रही है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंस आ सकती है। इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर आपके सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी रहेगी तो वो अपने आप काम करेंगे क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप काम करेंगे, बिना कहे काम करेंगे। उनके अंदर अपने आप डिसीजन लेने का इनिशिएटिव पैदा होगा, तो वो अपने आप इनिशिएटिव लेंगे, अपने आप डिसीजंस लेंगे, तो उनसे उनका ये स्किल्स इंप्रूव होगा। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलेगी तो उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उनके मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होंगे और फ्यूचर में कहीं पर भी जो
नई पोजीशंस खुलेंगी तो वहाँ पर वो मैनेजरियल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार कर रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी से। क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अब आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पर काम या डिसीजन ले सकते हो। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, इससे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका वर्कलोड कम होगा। ये एम्प्लॉयज़ बार बार जाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग उनसे बिना पूछे उनके पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएंगे, उनका टाइम बचेगा और ये अपने आप ही डिसीजन लेंगे। तो जब अपने आप डिसीजन लेंगे तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। फैसिलिटेट ग्रोथ के लिए तो फैसिलिटेट है ही है। जब आपके एम्प्लॉयज़ इतने डेवलप हो जाएंगे, उनको अथॉरिटी मिल जाएगी, वो काम करना लग जाएंगे, तो फ्यूचर में जो भी नई ओपनिंग्स होंगी, कहीं हम ग्रोथ कर रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन एम्प्लॉयज़ को आगे के लिए मैनेजर के लिए या किसी अच्छी बड़ी पोजीशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन में हमें मदद मिलेगी। बेटर कंट्रोल, अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है तो हर व्यक्ति के पास लोअर लेवल तक अथॉरिटी है। अगर बेटा अथॉरिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है, और रिस्पॉन्सिबल है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है। तो इससे हम ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़, तो 3 एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, और रिस्पॉन्सिबल होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छे से चलेगा, सबको पता है उसकी अथॉरिटी क्या है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी से एक बेटर कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 6 पॉइंट्स हैं इसके। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये है डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो पहला डिफरेंस तो बेटा डेफिनेशन का ही है, इट इज ए डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर विद हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। दूसरे पर तुम लिख सकते हो इट इज ए सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोवेस्ट या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक पॉइंट इससे बढ़ जाएगा। उसके बाद नेचर की बात कीजिए, डेलीगेशन इज ए कंपलसरी एक्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन से आप स्किप नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, आप चाहें तो करें चाहे तो ना करें। स्कोप नैरो स्कोप है, उसका स्कोप बड़ा है। यहाँ तो सिंपल यही है कि बस एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर किया, अपना काम कम किया। पर वहाँ अगर आप सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहे हो, नीचे तक दे रहे हो, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का हो रहा है, आपके काम आसान हो रहे हैं, तो उसका स्कोप ज़्यादा है, इसका स्कोप कम है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पर जिसके साथ आपने काम शेयर किया है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, उसे जैसा हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा मैनेजर बोलेगा उसको वैसा करना है, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन है। वहाँ जब आपने अथॉरिटी दे दी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, तो ही इज़ रेडी टू टेक हिज ओन डिसीजंस। तो लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड फॉर शेयर टास्क। टास्क शेयर करने का प्रोसेस है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। पर्पस की बात करें तो डेलीगेशन का जो पर्पस है टू रिड्यूस या लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर्स, वहाँ टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू गिव देम मोर ऑटोनॉमी, उन्हें ज़्यादा स्वायत्तता देना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए।